गुड आफ्टरनून। तुम लोग आ गए? चलो तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। नहीं हुआ? चलो देखते हैं फिर उसी को। ये क्वेश्चन था ना आपके पास? अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए डिकम्पोजेस फॉलोइंग टू पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ सी टू ए। मतलब इसका कंसंट्रेशन और इसका रेशियो निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? ct by at निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम t विथ रिस्पेक्ट टू a, अगर एक्सपेरिमेंट केवल a से स्टार्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है k1 by k2 इज इक्वल टू 1/9 और k1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम k2 सॉल्व कर सकते हैं। सो k2 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू k1 सॉरी इंटू 9 सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 1.3 इंटू 9 1.17 इंटू 10 टू द पावर -5। इतना तो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जो BT होगा वो क्या होगा? K1 बाई K1 प्लस K2 होगा, और जो CT होगा वो क्या होगा? K2 बाई K1 प्लस K2 होगा। तो अगर हम यहां से लिखते हैं K1 बाई K2, तो बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं? यहां से BT बाई CT लिख रहे हैं। देखो बच्चा लोग, इसमें कोई डाउट है तो बोलो।
अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये A1 ये A0 था, तो ये सब क्या थे, 0 0 थे। अब जब ये A0 से AT पहुंचा, तो ये सब 0 से कहां पहुंचेगा, BT पहुंचेगा, और ये कहां पहुंचेगा, CT पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो AT है वो बेसिकली क्या होगा, कुछ A0 माइनस एक्स होगा, और BT क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और CT भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। या x नहीं लिख सकते, आप ऐसे बोलोगे कि A का कुछ पोर्शन जाएगा वो BT पे जाएगा, तो BT इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू K1 बाई K1 प्लस K2, और C2 जो है वो क्या हो जाएगा, x इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। देखो A का कुछ फ्रैक्शन B में जाता है, मान लो A से B 40% जाता है, तो x का 40% यहां बनेगा और 60% यहां बनेगा, वही मैंने यहां पे लिखा है। तो हम यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या, AT इज इक्वल टू A0 माइनस, सॉरी, या हम ऐसे लिख लें यहाँ पे A0 इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT, ऐसे लिख सकते हैं। किसी कोई डाउट है तो बोलो। सर ये सब ABC नहीं समझ में आया, कैसे निकाले हैं? अरे मान ले यहाँ पे ये 2 मोल था, तो ये सब क्या था, 0 0 था, ठीक है। और यहाँ पे K1 बाई K2 1/9 दिया, मतलब अगर K1 1 बनेगा तो K2 कितना बनेगा, 9 बनेगा। मतलब K1 10% होगा, तो ये कितना होगा, 90% होगा। यस, प्रभात, यस सर। तो अगर मान लीजिए 2 से जाके 1 हो गया, मतलब कितना A कंज्यूम हुआ, 1 मोल कंज्यूम हुआ। हाँ यस सर। तो 1 का 10% तो जाएगा यहाँ पे, मतलब B कितना हो जाएगा, 1 इंटू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 90/100 मतलब 0.9 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, ये रहा मेरा AT, ये रहा मेरा BT, और ये रहा मेरा CT, इन तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। तो A0 क्या हो गया, AT प्लस BT प्लस CT हो गया। हमें सॉल्व क्या करना है, CT बाई AT सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं माइनस DA बाई DT, मतलब रेट लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, K1 प्लस K2 इंटू A लिख सकते हैं क्या, देखो तो। लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस DA बाई A इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू DT। अब A जो है वो A0 से AT तक चेंज हो, और T जो है वो 0 से T तक चेंज हो। सो माइनस ln AT बाई A0 इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू T। हो गया सर। हो गया। अब यहाँ देखो, यूनिट क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ टाइम दिया हुआ है 1 आवर के लिए। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ या यही लिख देता हूँ। अब नीचे जगह है ना,
हाँ है। ये सर है 1 इंच पर। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एल एन, इस निगेटिव वाले कारण इसको उल्टा कर देते हैं, ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू 60 ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो, रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वो पर सेकेंड में है, यहाँ देखो। और जो टाइम दिया गया 1 आवर दिया गया, तो मैंने 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहां से ऐसा लिखते हैं एल एन, एक मिनट 4 मिनट, एल एन ए नॉट की जगह पे क्या लिखते हैं, ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी डिवाइडेड बाई ए टी, और के वन प्लस के टू हम ऊपर से लिख सकते हैं, के वन के वन प्लस के टू की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, के टू इक्वल टू 9 के वन, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 के वन इंटू 3600। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए टी बाई ए टी मतलब 1 प्लस बी टी प्लस सी टी डिवाइडेड बाई ए टी। अब देखो यहां से हम बी टी और सी टी का रेशियो लिख सकते हैं, के वन बाई के टू कितना दिया था, 1/9 दिया था। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, बी टी बाई सी टी इज इक्वल टू 1/9, दैट इज बी टी इक्वल टू सी टी बाई 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टी बाई 9 प्लस सी टी डिवाइडेड बाई ए टी इक्वल टू 36,000 के वन। और यहां से क्या लिखेंगे, 1 प्लस सी टू अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो सी टी बाई ए टी इंटू 10/9 इक्वल टू 36,000 इंटू के वन। और के वन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁻5। that is equal to 36,000 1.3 इंटू 10⁻⁻5। तो यहां से अगर हम सी टी बाई ए टी सॉल्व करो एंटी लॉग के थ्रू, तो यहां से अब सॉल्व करने पे सी टी बाई ए टी जो आता है आपका, वो आपका आ जाएगा 0.537। बस ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखला देता। एक बार एंटी लॉग निकालो और सी टी बाई ए टी को सॉल्व करो। सर हो गया। बाकी लोगों को लिख रहे हैं इनको।
हो गया सबका? ठीक। देखना रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब देखो पहला पॉइंट लिखना, ठीक ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम represent change in potential energy of a system with respect to progress of reaction। Energy profile diagram represent change in potential energy of a system with respect to progress of reaction। मतलब कुछ इस तरीके का कर्व अगर आपको दिखता है, यहाँ पे y एक्सिस पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है और x एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरह के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। जहां पे आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो रिएक्टेंट होगा, R का मतलब है रिएक्टेंट और P का मतलब है प्रोडक्ट। पीई मतलब सर क्या? R का मतलब रिएक्ट, P का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। तो पी का मतलब प्रोडक्ट का, इसमें वो जो है दूसरे डायग्राम में जो है सर। दोनों में वही है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट मिलता है, फाइनल में कौन मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है हमेशा। तो इस तरीके का डायग्राम होता है। अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं।
हो गया सर। एक मिनट। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ फर्स्ट डायग्राम में ये इनिशियल डाटा है ना, और ये फाइनल है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल है। और वैसे ही दूसरे डायग्राम में ये इनिशियल है और ये फाइनल है। हमेशा रिएक्शन के स्टार्ट में कौन मिलता है? रिएक्टेंट मिलता है, और फाइनल में कौन मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। अब ये बताओ फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर कोई बोले इनिशियल एनर्जी ज्यादा है या फाइनल एनर्जी ज्यादा है? सर इनिशियल। इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है। यस सर। तो अगर इनिशियल से फाइनल एनर्जी ज्यादा है मतलब एनर्जी रिलीज होगा या कंज्यूम होगा? रिलीज। रिलीज होगा। तो अगर एनर्जी रिलीज होता है तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यस सर। तो केस 1 की बात कर रहे हैं, इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट, देन कर्व विल रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? और दूसरे वाले कर्व में क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपका एनर्जी कम था, आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट हो गया? मतलब ऐसा सोचो कि सुबह में आपके पास पॉकेट में 1000 रुपए था, शाम को 1500 रुपए हो गया, तो कहीं से तो 500 रुपए आया होगा ना। तो सिस्टम में एनर्जी सप्लाई हुआ मतलब पैसा सप्लाई हुआ या पैसा वहां से रिलीज हुआ? सर सप्लाई। सप्लाई हुआ। तो बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब ये कर्व जो होगा वो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक का हो जाएगा। तो अगर कोई कर्व देख के बोलता है बताओ एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, कुछ नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल को देखना है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को देखना है। इनिशियल और फाइनल में जो रिलेशन है उसके बेसिस पे बोल सकते हैं। अगर इनिशियल ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात एनर्जी रिलीज हुआ, और अगर इनिशियल कम है फाइनल से मतलब एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम। समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। सर ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें? अभी आने तो, अभी तो स्टार्ट किए हैं। यस सर।
अब देखो कोई इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, मान लो यहां तक है, बताओ एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? कैसे एंडोथर्मिक है पवन, एक्सप्लेन करो। एक्सोथर्मिक है सर। ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है, बिकॉज तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। तो हमेशा देखना, अरे अब ये सोचो ना कि आपके पास मम्मी को ने बोला था कि 1000 रुपए था तो 1500 रुपए हो गया, मतलब कहीं से आया। और ऐसा भी तो हो सकता है 1000 रुपए था, शाम को 500 रुपए बचे, या 700 रुपए बचे, या 100 रुपए बचे, या कुछ ना बचे, ये भी तो हो सकता है। हाँ सर, ये भी हो सकता है। तो अगर आपने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया, फिर तो आप रिलीज कर रहे हो। तो अगर आपके पास फाइनल स्टेट में एनर्जी कम है इनिशियल स्टेट से, तो बोलेंगे एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब इसमें पॉइंट क्या नोट करने वाला है कि मान लो आपके पास एक कोई क्लासरूम है, ठीक है, मान लीजिए आपके क्लासरूम है। अभी आपके पास हर स्टूडेंट के पास जितने भी पैसा है, जैसे मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, एक के पास 1000 रुपए, एक के पास 100 रुपए, एक के पास 300 रुपए, एक के पास 200 रुपए, एक के पास 700 रुपए। अगर टोटल निकाले तो कितना हो जाएगा, 2300। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, बताओ। बटे 5 कर देंगे तो सर हो जाएगा 4, 5, 8, काउंट करो, काउंट करो। 462। बोलो। 46। 46। आवाज नहीं आ रहा। 460 आएगा। अरे 20 करेगा तो 2310 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज अमाउंट है सबके पास। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक बुक परचेज करना है, और उस बुक का जो एवरेज प्राइस है, जो बुक का जो एवरेज प्राइस है वो मान लो 600 रुपए है। तो मुझे पूरे क्लास को कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, बताओ तो। सबके पास 460 है और सबको चाहिए 600। अगर एवरेज की बात की जाए तो सबको 140, मतलब 700 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा सप्लाई करना है, होगा ना। अब उसमें से ये देखो, जो ये दोनों है, इन दो को तो सप्लाई का जरूरत नहीं था, ये दोनों तो ऐसे ही बुक को परचेज कर लेते। मतलब क्या हुआ, अगर ये सपोज एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी है, और यहाँ पे वो बुक का प्राइस है जहां पे सबको खरीदना है। अब देखो ऐसा ग्राफ क्यों बनाते हैं, पहले थोड़ा सा और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई मुझे ये बताएगा एनर्जी अगर रिलीज करना था तो ऐसे रिलीज क्यों नहीं किया, ये पाथ क्यों ऑक्युपाई नहीं किया, ये वाला पाथ क्यों ऑक्युपाई किया, तो बताएगा। ये सर क्योंकि पहले बढ़ाएंगे एनर्जी, उसके बाद घटाएंगे। नहीं देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। और बॉन्ड रीअरेंजमेंट करने का मतलब क्या हुआ, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा
ठीक है, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जो ब्रेक होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। और जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक। एंडो तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इनिशियली क्या होता है? नेट फॉर्मेशन बॉन्ड होता है, सॉरी नेट जो होता है वो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। जैसे मान लो मुझे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की जगह पे एक दूसरा नया बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पुराने वाले बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो जब पुराने वाले बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो पहले एनर्जी क्या होगा? खर्च होगा। फिर जब नया बिल्डिंग बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। इस तरह से सोचो। तो इनिशियली नेट प्रोसेस क्या होगा? अगर कोई बोलता है यहाँ पे इस स्टेप से लेके यहां से लेके यहां तक नेट क्या हो रहा है? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? नेट प्रोसेस जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, मतलब घटेगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा, मतलब एनर्जी स्टेट बढ़ेगा। और इस पॉइंट पे क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। सर जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिलीज होता है ना एनर्जी? नहीं, बॉन्ड ब्रेक में हमेशा एनर्जी कंज्यूम होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बेसिक लॉजिक है। अगर बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज होता तो सबको बॉन्ड ब्रेक करके स्टेबलाइज हो जाता। हाँ ये सर। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, हम ट्रांजिशन स्टेट को ऐसे डिफाइन करते हैं, स्टेट at which probability of product formation and reactant formation are equal। मतलब इस स्टेट से आप इधर भी आ सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, दोनों तरफ जा सकते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का प्रोबेबिलिटी रिएक्टेंट के फॉर्मेशन के प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। एक बार जरा इसको लिखो, एक बार लिखो, मैं पानी पी आता हूँ। तो ये क्या लिखे? रिएक्टेंट फॉर्मेशन आर
एक मिनट। अब देखो तो फिर से हम वो डायग्राम एक बार ड्रॉ करते हैं। ये बन गया। तो मैं आपसे पॉइंट पूछूंगा, मुझे पॉइंट बताना कौन से पॉइंट पे क्या है। बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा? पवन, पीयूष, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या मिला? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। बताओ ये एक्सोथर्मिक का है, एंडोथर्मिक का है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, बिकॉज एनर्जी कंज्यूम हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ज्यादा है। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट हो गया? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के एनर्जी से क्या है? ज्यादा। ज्यादा है। अच्छा, ये जो ER होता है, ER को हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं ना सर? होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ये होता है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। उसका मतलब क्या है? तो इसके लिए मुझे फिर से पिछले वाले पेज पे जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक क्लासरूम था। इस क्लासरूम में 5 स्टूडेंट थे। सबके पास अलग अलग अमाउंट है, लेकिन सबके पास एवरेज कितना है? 460। 460। तो ये 460 क्या हो गया? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यस। ठीक है। और जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सा हो गया? ये हो गया 600। सबको बुक खरीदना है, उस बुक का प्राइस 600 है। तो वैसे अगर रिएक्शन कंप्लीट करना है तो इस स्टेट तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है? यस सर। ये एग्जांपल लिखा है ना आप लोगों ने, क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा नेक्स्ट वाले पेज पे। इसको भी लिखे नहीं है सर, लिख लें? लिख लीजिए, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा अगले वाला। ये हो गया एवरेज रुपीज पर स्टूडेंट। और बुक का जो प्राइस है वो है 600। सर वो लास्ट में ट्रांजिशन स्टेट में लिखे रिएक्टेंट फॉर्मेशन आर इंड है। रिएक्टेंट फॉर्मेशन आर इक्वल state at which probability of product formation and reactant formation are equal। हो गया सर। अब चलो नेक्स्ट पेज पे मैं इस डाटा को यूज करता हूँ। तो जो एवरेज प्राइस था वो कितना था? 460। 460। और एक बुक को खरीदने में कहां तक जाना था? 600। 600। ठीक है। तो ER को मैं क्या बोल रहा हूं? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। वैसे कोई बोलेगा EP क्या है? तो EP इज एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब एवरेज की बात क्यों करते हैं? बिकॉज हर एक पार्टिकल का एनर्जी मेजर करना पॉसिबल नहीं है।
तो हमेशा हम पूरे सैंपल का एनर्जी मेजर करके उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो पर पार्टिकल एनर्जी मिलता है। इसलिए हमेशा हम एवरेज एनर्जी की बात करेंगे। हो गया। अब ये बताओ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तक जाने के पहले मुझे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में मुझे ये एनर्जी डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है? कोई 460 से बैठे बैठे 600 पे नहीं पहुंचेगा, वो एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to convert reactant into product, and it is called as एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? minimum amount of energy required to convert reactant into product, and it is called as activation energy। ऐसा एनर्जी जिस एनर्जी रिक्वायरमेंट पे, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि 140 अगर मैं सप्लाई कर दूं तो मेरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? यस सर। तो अगर जैसे मैं लास्ट एग्जांपल में देखो, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मैंने मिनिमम की बात किया, एवरेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर सपोज को इस डायग्राम को देख के बोलता है तो 1000 वाले को कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। तो नहीं। जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो एवरेज के फॉर्म में बात करते हैं। कुछ पार्टिकल का एनर्जी ऑलरेडी इससे ऊपर होगा, जैसे इसका हो गया और इसका हो गया, बाकी इन तीन को रिक्वायरमेंट है। अब इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, 500। इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, 500 का। एवरेज की बात कर रहे हैं, सबको तो 600 में ही खरीदना है ना। इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, 300 का। इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, 400 का। तो कुछ के पास ऑलरेडी ज्यादा होता है, कुछ के पास कम होता है, कुछ के पास ये एनर्जी ही होता है। ठीक है सर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी है जिस एनर्जी से रिएक्टेंट जो है वो इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए। मतलब ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मिनिमम की बात होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यस स्नेहा, सर। अरुंधति, अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता है तो ये एनर्जी चाहिए। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है, तो अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो फिर तो मुझे ये एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना। मैं दिखाता हूँ यहाँ, ये वाला। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देखो तो कितना एनर्जी सप्लाई करना है, ये। और अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो फिर तो मुझे ये एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। बट ये एक्टिवेशन एनर्जी किसका हो गया, बैकवर्ड प्रोसेस का हो गया। और ये किसका हो गया, फॉरवर्ड प्रोसेस का हो गया। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो एक्टिवेशन एनर्जी दो तरीके का बोलेगा एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए। अब वो दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन।
तो क्या क्या टर्म हमने देखा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, ये 4 टर्म देखा। रेस्ट वाइज इसको लिखो और मैं टर्म आगे बताता हूँ। हो गया सर। अच्छा, ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। ये कौन सा एनर्जी गैप हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस। और ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड प्रोसेस। बैकवर्ड। और ये आपका है ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे एक एनर्जी टर्म आएगा ई थ्रेशोल्ड। तो ये क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट of total energy. It is the minimum amount of total energy required to convert reactant into product. अब देखो, मैंने बोला था बुक खरीदने के लिए 600 रुपया चाहिए, तो कम से कम कितना रुपया चाहिए खरीदने के लिए? बोलो। 600। हो सकता है किसी के पास कुछ रुपया ही ना हो, जीरो हो। 460। नहीं, वो तो एवरेज है। मैंने ऐसा डाटा लिया था कि 460 आया। मैंने ये भी तो हो सकता था किसी के पास ऐसा हो कि उसके पास एक भी रुपया ना हो। मतलब वो कहाँ पे है? वो इस स्टेट पे है। तो अगर कोई इस स्टेट पे है तो उसे यहां तक पहुंचना है। मतलब ये जो एनर्जी गैप है, इसे हम क्या बोलते हैं? ई थ्रेशोल्ड बोलते हैं। समझ में आया? बच्चा लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ई थ्रेशोल्ड कौन सा एनर्जी है? बताइए। मैंने बोला 600 रुपए का बुक आता है, तो कम से कम कितना रुपया होना चाहिए? 600 होना चाहिए, भले आपके पास रुपया हो चाहे ना हो। तो अगर कोई सपोज इस पॉइंट पे है, मतलब उसके पास 0 रुपए है, बुक खरीदना है 600 का, मतलब उसको कितना सप्लाई करना पड़ेगा? 600 सप्लाई करना पड़ेगा, भले ही उसके पास
कुछ नहीं है, लेकिन वो 600 में खरीद सकता है। तो थ्रेशोल्ड क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मैं टोटल बोल रहा हूँ, मिनिमम कम से कम कितना चाहिए। तो हो सकता है आपके पास 0 हो, तो हम ऐसा बोलेंगे जो ई थ्रेशोल्ड है, ई थ्रेशोल्ड को हम ईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे ई थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू, अब इसमें कौन कौन सा एनर्जी आएगा। अब देखो ये डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसमें क्या करूं मैं, ये डिस्टेंस ऐड कर देता हूं और साथ में ये डिस्टेंस ऐड कर देता हूं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, ईटी इक्वल टू ई आर प्लस ई ए, ये इक्वेशन बनेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। पवन समझ में आया? तो क्या क्या एनर्जी टर्म हमने सीखा, एक था एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एक था एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक था ट्रांजिशन स्टेट, एक था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, फॉरवर्ड के लिए ईए, बैकवर्ड के लिए ईबी, और एक हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। या इसका एक फॉर्मूला आप और भी लिख सकते हो, ई टी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी लिख सकते हो। लिख लिया सबने? हो गया सर। अब देखो एक टर्म होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है ये वाला डिफरेंस, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो एंडोथर्मिक होगा, और अगर रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है तो फिर एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब मुझे ये ईपी माइनस ईआर निकालना है, मतलब मुझे ये एनर्जी गैप निकालना है। ये एनर्जी गैप जो है वो डेल्टा एच है, तो ये कैसे निकलेगा, तो ई ए माइनस ईबी निकाल दो। ये वाले गैप में से अगर मैं ये गैप रिमूव कर दूं तो ये गैप मिल जाएगा ना। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ए माइनस ईबी, दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।
हो गया? क्वेश्चन करते हैं। For an exothermic reaction, enthalpy of reaction is 40 kilojoule per mole. Activation energy of forward reaction is 100 kilojoule per mole. Then find the activation energy of backward process. And also calculate threshold energy.
आया किसी का आंसर? आया किसी का आंसर? प्रभात तेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कौन? इंथाल्पी का मतलब है फाइनल एनर्जी कंटेंट माइनस इनिशियल एनर्जी कंटेंट। तो फाइनली कौन है? प्रोडक्ट है। और इनिशियली कौन है? रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, उसको हम इंथाल्पी बोलते हैं, जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। चलो सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा? -40 होगा, +40 नहीं होगा। समझ में आया? तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इज -40। और ये किसके बराबर होगा? तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, दैट इज ईए माइनस ईबी। अब फॉरवर्ड कितना दिया गया? 100 माइनस ईबी, सो ईबी कितना हो जाएगा? 140 किलो जूल पर मोल। आप लोगों ने वही गलती किया जो मैं सोच रहा था। आप लोग डायरेक्टली 40 पुट करोगे और 100 माइनस 40 निकाल के 60 बताओगे। तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी कंटेंट क्या होता है? निगेटिव होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब दूसरा बताओ थ्रेशोल्ड। तो हमेशा क्वेश्चन में देख लेना एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। अगर क्वेश्चन में साइन देता -40 तो फिर जरूरत नहीं था। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड दैट इज ईटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? ईए प्लस ईआर। अच्छा यहाँ पे ये लिख लो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का डाटा में चाहिए होगा। चलो लिख लो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज 150 किलो जूल पर मोल। ये डाटा चाहिए होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी हो गया फॉरवर्ड का 100 प्लस रिएक्टेंट हो गया कितना? 150, दैट इज 250 किलो जूल पर मोल।
या कैंसर। समझ में आया? तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। अब एक पॉइंट देखना, देखो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स? बोलो, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं? एलिमेंट्री, बिल्कुल सही। सो पॉइंट लिखिएगा, इन एलिमेंट्री रिएक्शन formation of transition state take place. Formation of transition state take place. In elementary reaction, formation of transition state take place. So ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, टीएस का मतलब ट्रांजिशन स्टेट, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। In elementary reaction, formation of transition state take place, that is number of transition state formed is equal to number of elementary steps. Number of transition state formed is equal to number of elementary steps. तो जितना ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्लियर है? अब देखो, मान लो मेरे पास ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया गया, बताओ कितना ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कितना ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है यहाँ पे, 2। बिल्कुल सही, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्रोग्रेस है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हुआ और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हुआ, और दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो लिखिएगा बिटवीन टू ट्रांजिशन स्टेट, प्रभात तरह क्या आवाज आ रहा है, बिटवीन टू ट्रांजिशन स्टेट formation of reaction intermediate take place.
between two transition state formation of reaction intermediate takes place. Second point, reaction intermediate will be more stable than transition state, and number of transition state formed is equal to number of step involved in complex reaction. चलिए लिखो इसको। अच्छा, एक पॉइंट और देखो। प्रभात, तेरा क्या आवाज आ रहा है? ये कौन सा एनर्जी है? बोलो। और ये कौन सा एनर्जी है? ये वाला एनर्जी क्या, कौन सा एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेप 1, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेप 1, और इसको बोल देते हैं कोई ईए डैश है। तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप 2। सही है? अब कौन सा ज्यादा है, ईए और ईए डैश? बोलो, ईए ज्यादा है, ईए डैश ज्यादा है? ईए ज्यादा है, बिल्कुल सही। तो यहां पे हम पॉइंट क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
step having higher activation energy will be rate determining step. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब ये वाला जो स्टेप है वो स्लो होगा और ये वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ठीक है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसा लिख लीजिएगा, फॉर ए हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और रिएक्शन है आर एक्स प्लस न्यूक्लियोफाइल आर एन यू प्लस एक्स माइनस following mechanism were proposed. Based on following energy profile diagram, identify proposed mechanism एक मिनट थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में। Identify the correct diagram।
5 ऑप्शन है आपके पास, बताओ। सब लोग अपना अपना आंसर जल्दी बताओ। बोलो, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, क्वेश्चन में था कि आपके पास 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो ए और बी तो नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज दोनों ही सिंगल स्टेप को दिखला रहे हैं। बाकी सी, डी और ई में, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है, मतलब फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे देखो 1 से ज्यादा है सेकंड स्टेप का, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी और यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब सेकंड स्टेप स्लो है, मतलब ये नहीं हो सकता। और तीसरे वाले में फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे वाले से फिर ज्यादा है। तो क्वेश्चन में 2 ही इंफॉर्मेशन था कि 2 स्टेप का रिएक्शन है और पहला स्टेप स्लो है, तो इस लॉजिक पे हम क्या बोलेंगे, सी ऑप्शन भी हो सकता है और ई ऑप्शन भी हो सकता है। क्वेश्चन में कोई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं लिखा हुआ है, तो एक्सो और एंडो नहीं पता, तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर एक्सो लिखा होता तो ये ऑप्शन हो जाता, और अगर एंडो लिखा होता तो ये ऑप्शन हो जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड ई। सही है? समझ में आया? चलो, एक्सो या एंडो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। वैसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन में तो हम गेस भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक क्लास और लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।